सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आई होप आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन चल रही है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एंड आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री कीपिंग क्वाइट। इट्स फॉर क्लास 12th एंड दिस पोइट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा इसको फिलोसफिकल मैनर में पैब्लो नेरूदा ने लिखा है। सो इट विल बी अ रिविजन सॉर्ट ऑफ वीडियो जिसको आप एग्ज़ाम के पहले देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि हम आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो कंटेंट रहेगा आज का वो ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और थीम देखेंगे पोइट्री की। उसके बाद में मैं आपको इसके जितने स्टांजाज हैं उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा लाइन बाय लाइन। एंड देन एट द एंड ऑफ द पोइट्री वेरी इंपॉर्टेंट एंड जिस पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आती है जो है पोइटिक डिवाइसेस। तो हम इसके पोइटिक डिवाइसेस भी एक एक क्लियरली देखेंगे कि कौन सा पोइटिक डिवाइस कहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है पूरी पोइट्री में थ्रू आउट। So let's start with the class today. Okay, so you all can see over here, he is Mr. Pablo Neruda, जिनकी यहाँ पे पिक्चर आ रही है। एंड 1971 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस पोइट्री के अंदर पाब्लो नेरूदा कहना क्या चाहते हैं। ही एडवोकेट्स द पीस ह्यूमैनिटी। ओके, सो वो उस पूरी पोइट्री में ह्यूमन बींग से अर्ज कर रहे हैं, उनसे डिमांड कर रहे हैं दैट वी शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट like ourselves for our own selfish motives. Rather we should think for the whole humanity, for the whole mankind. पूरे समाज के लिए हमें सोचना चाहिए सिवाय अपने आप के। So now the poet demands the necessity of quiet introspection. Yes, this word is really important in this poetry. Throughout the poetry आपको ये word जानने को मिलेगा, introspection. Introspection का मतलब क्या होता है? अपने आप के अंदर झांकना, अपने आप को देखना। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यही होता है अपने आप को स्पेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना। ठीक है, अपने गिरेबान में झांक के देखना कि हम कितने सही हैं, व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। अगर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो उसके पहले हमें खुद को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो वही यहाँ पे पाब्लो नेरूदा कहते हैं कि वर्ल्ड ख़राब हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में वॉर है, पूरे वर्ल्ड में एक मैन दूसरे मैन से हेट कर रहा है और हम सब चीज़ का ब्लेम दूसरों को करते हैं। पर क्या कभी ह्यूमन बींग्स ने इंट्रोस्पेक्ट करके देखा? क्या कभी अंतरात्मा में अपनी झांक के देखा, अपने गिरेबान में झांक के देखा कि उसके पीछे रीज़न क्या है, उसमें उसका खुद का कितना हाथ है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर गिवन इन द पोइट्री। एंड देन ही सेज दैट मैन्स एक्शन, हिज रश एंड हरी ऑलरेडी कॉस्ट मच chaos एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड। कि हमारे एक्शंस की वजह से, हमारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कलेक्ट करने की वजह से अभी तक हम लोग काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं पूरे वर्ल्ड को। चाहे वो इन्वामेंटल मैनर में हो, चाहे वो पीस के मैनर में हो। क्योंकि ये पोइट्री पाब्लो नेरूदा उस समय लिखते हैं जब वर्ल्ड वॉर हो चुकी होती है। तो हम सबको पता है वर्ल्ड वॉर से कितना ह्यूज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था टू बोथ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। सो दैट इज़ द रीज़न ही एडवोकेट्स दिस पीस हार्मनी among all the mankind. So in the theme of the poetry I'll just say that it is an anti-war poem. Okay, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर के बाद में ना काफ़ी पोइट्स आए थे निकल के जिन लोगों ने एडवोकेट किया था कि ये जो वॉर है इससे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों जो वर्ल्ड हमारा डिवाइड हो गया था लाइट पावर और एक्सेस पावर के बीच में, उसके बाद भी कुछ फ़ायदा किसी को नहीं हुआ। So now the poet is deeply concerned about violence, cruelty to animals and plight of manual workers. Yes, आप पोइट्री में पढ़ेंगे पोइट ने इन तीनों जनों को मेंशन किया है। एंड देन द पोइट ऑफर्स सिंपल सोल्यूशन टू मेनी ऑफ आवर सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स। तो पोइट ने साथ के साथ ऑफर भी करा है, सोल्यूशन भी ऑफर किया है कि कैसे हम उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। नाउ द सोल्यूशन इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अगेन दिस वर्ड जो कि मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया है इसीलिए ताकि आगे पोइट्री में आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को समझना कि हम क्या कर रहे हैं, इस सोसाइटी को हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो एवरी वन शुड लुक विद इन, अपने अंतरात्मा में हमें अपने आप को देखना चाहिए। एंड एनालाइज व्हाट इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ द रॉन्ग डियर। तो हम अगर गलत कर रहे हैं तो हमें अपनी गलती माननी चाहिए, ऐसा पोइट कहते हैं। दिस विल क्लींस एवरी हार्ट एंड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। यस, सो दिस फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग सीधे स्टैंजा 1 पढ़ेंगे और मैंने साइड में यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं पोइट ने, वो यहाँ पे लिख रखी है। बाकी मैं आपको पूरा समझाऊंगा अभी। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आता है हर बार पूछते हैं, वाई द पोइट आस्क्ड टू काउंट टू 12।
तो उसके कई रेफरेंसेस दे रखे हैं, हर जगह अलग अलग रेफरेंसेस दे रखे हैं। और मुझे जो समझ में आता है वो 12 इसलिए दे रखे हैं क्योंकि 12 इज़ दैट नंबर विच रिप्रेजेंट आर मोमेंट, जो दिखाता है कि हम लोग चल रहे हैं, हम लोग मोमेंट्री एक्शन में हैं। जैसे समय, टाइम, 12 आवर्स इन अ डे, वो 24 आवर्स आप बोलोगे लेकिन होते 12 ना, 12 + 12, एंड देन 12 मंथ्स, ओके, देन वी हैव 12 ऑफ द ज़ोडिएक साइंस, ओके। तो दिस 12, ये जो 12 नंबर है, ये 12 तक पोइट गिनती के लिए कहते हैं क्योंकि ये जो 12 है ये क्या शो करता है, कंटिन्यूस लाइफ गोइंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमंस, एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। सो नाउ द पोइट इज आस्किंग कि हम एक बार 12 तक गिने, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं अपना काम करें, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद एक टाइम ऐसा चूज करें जब हमें बिल्कुल स्टिल रहना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो फॉर द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर द सेक ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ के लिए, मदर अर्थ के लिए, क्योंकि हमें उसको बचाना है, क्योंकि उस अर्थ को हमें प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ पोल्यूशन से ही नहीं बल्कि वॉर से, डिस्ट्रक्शन से, हर चीज़ से। सो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, क्योंकि पोइट का ऐसा मानना है कि जो लैंग्वेज है ना वो बैरियर्स होती हैं, लैंग्वेज आर लाइक बैरियर्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एज वी ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ विच समटाइम्स बिकम्स अ बैरियर इन अ वे फॉर पीस। पोइट इज आस्किंग अस, अर्जिंग अस, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग से कि हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो यहाँ पे लेट्स नॉट मूव आवर आर्म सो मच, अभी आर्म सो मच का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर चलाना बंद कर दो, हाथ पैर चलाने बंद करने से मतलब है, आर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है, दो चीज़ों से है। एक तो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम दूसरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए, जो हम आर्म्स एंड अम्यूनिशन इकट्ठा करते जा रहे हैं, और दूसरा जो हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए जो दिन भर की मेहनत करते रहते हैं, 99 के फेर में लगे रहते हैं, वही लाइफ, वही मोनोटोनस शेड्यूल, कभी हम लेकिन ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचते, कभी हम लेकिन मैनकाइंड के बारे में नहीं सोचते। तो पोइट कह रहा है कि हो गया, रुको भाई, सब्र करो, हो गया, आपने बहुत कर दिया, अब थोड़ा सा आप सोचो किसके बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आपने पूरे के पूरे मैनकाइंड के बारे में सोचो, ठीक है। आइए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। स्टांजा सबसे इजी स्टांजा है इस पोइट्री का, अभी आगे आएगा आपको मज़ा। हम दूसरा स्टांजा पढ़ते हैं इसका। सो इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट। अभी एक्सॉटिक का मतलब होता है रेयर, बहुत जो कभी कभार हो। तो पोइट कहते हैं ये जो मोमेंट होगा ना जिसमें सब लोग स्टिल हो जाएंगे, अगर उसकी बात मान लेते हैं, तो पोइट को ऐसा लग रहा है कि जो आप और मेरे जैसे लोग हैं हम उसकी बात मानेंगे, ठीक है। तो वो कहता है अगर ऐसा हुआ तो ये क्या होगा, एक एक्सॉटिक मोमेंट होगा, बहुत ही रेयर मोमेंट होगा। कब? विदाउट रश, जब कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, लाइक देयर विल बी नो साउंड ऑफ इंजन्स, कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, कोई ट्रेवल नहीं करेगा। विदाउट इंजन्स, विदाउट रश, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और पोएट इस चीज़ को स्ट्रेंज कहता है। ये जो स्ट्रेंजनेस, ये स्ट्रेंज ही ऑब्वियसली बात है कि बहुत ही अलग सी कहानी ऐसी हो जाएगी कि कोई पोएट की बात मान ले और सब एकदम शांति से बैठ जाए। क्या करने के लिए? इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। किसके बारे में सोचने के लिए? ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचने के लिए। अब आगे वाली लाइन को उससे कनेक्ट करेगा ऐसे, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। कि जो फिशरमैन्स हैं वो वेल्स मार रहे हैं, फिश मार रहे हैं, एनिमल क्रुएलिटी यहाँ पे बताई गई है। और इससे ये भी बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स को वो काम भी करने पड़ते हैं अपना पेट पालने के लिए जो कि मॉरली गलत है, जो कि लाइक एथिकली गलत है, लेकिन वो उनका रोजी रोटी है, उनको करना पड़ेगा। तो फिशरमैन का काम है क्योंकि उसको उसको फिश बेच के अपना घर चलाना है। तो कह रहा है कि एक बार रुको, अपने बारे में सोचो और सोचो वो जो वेल्स हैं उनको हार्म मत पहुँचाओ। तो एनिमल क्रुएलिटी एक बार के लिए रोको। And the man gathering salt would look at his hurt hands. So the man who were collecting salt, who were making salt, तो salt actually like आपके हाथ का वगैरह काट देता है ना, तो कह रहे हैं कि उस आदमी को भी समय मिलेगा अपनी दुर्दशा देखने के लिए, अपनी बैड कंडीशन देखने के लिए अपने हाथों की, क्योंकि अभी तक तो उसके पास टाइम ही नहीं है वो, क्योंकि उसका काम है, उसे करना ही है। अगर वो अपने ओनर को बोलेगा कि सेठ जी हाथ कट गए मेरे, तो सेठ जी बोलेंगे कोई बात नहीं, आप रवाना हो जाइए, हमारे पास दूसरा आदमी है, बंदा है काम करने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए, तो उसको बस इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने खुद के हाथों की कंडीशन को देख सके। तो पोएट यही कहना चाह रहे हैं पाब्लो नेरूदा कि एक बार आप रुको, जरा सब्र करो, एक बार देखो आप आपके साथ क्या हो रहा है और इंट्रोस्पेक्ट करो, क्या हम लाइफ में यही करने आए हैं, ठीक है, या हम इस चीज़ में आगे और कैसे अच्छे कर सकते हैं। So this is what I have written over here. You people can take screenshot, you people can read down. Like I think the stanza is clear. तो पोएट ने ये अर्ज करा है, फिर से रिक्वेस्ट करी है, और किससे? आपसे और मेरे से नहीं, और अपनी बंदी से भी नहीं। इसने किससे करी रिक्वेस्ट? हम सब से,
पूरे मैनकाइंड से। हाँ, नाउ स्टैंजा 3, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा और इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, प्रॉपर ध्यान से सुनिएगा। Those who prepare green wars, अब यहाँ पे ग्रीन वॉर्स आप नीचे पढ़ सकते हैं, मैंने बता रखा है, इसके दो मीनिंग है। एक तो बायोलॉजिकल वॉर्स, ओके, और दूसरा वॉर क्या है, डैमेजिंग द एनवायरमेंट, यानी कि हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं ये भी तो एक तरीके का युद्ध ही है, ये भी तो एक लड़ाई है, क्योंकि दिन पे दिन ओजोन हमसे बेचारा लड़ रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो डिप्लीट होते जा रही है ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। दिस इज ग्रीन वॉर। और वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वॉर्स, लाइक हम लोग जितनी भी जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें गैस को भी यूज़ किया जाता है, फायर यूज़ की जाती है, ठीक है, मिसाइल्स एक दूसरे देश में छोड़ता है, बॉम्ब अटैक्स होते हैं, तो ये सारी वॉर्स है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑब्वियसली बात है कि विक्ट्री तो होगी, कोई ना कोई एक टीम तो जीतेगी, कोई ना कोई एक कंट्री तो जीतेगी, विथ नो सर्वाइवर्स। यहाँ पे नो सर्वाइवर्स का मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं बचेगा, दोनों कंट्री खत्म हो गई, करण भी मर गए, अर्जुन भी मर गए, मेरे करण अर्जुन आएंगे। यहाँ पे यह मतलब है कि सर्वाइवर जो बच गए उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस पहुंचा चुके हो आप मैनकाइंड को, प्रॉपर्टीज़ को, ह्यूमन बींग्स को, इतने लोगों की जान जा चुकी है कि वो पोइट उसको कैसा काउंट कर रहा है, नो सर्वाइवर्स, कि ऐसी जीत का क्या मतलब है जब उसको मनाने वाले, उसे खुशी को कुछ बनाने वाला बचा ही नहीं। ओके, अभी पोइट आगे अपनी टोन चेंज करते हैं और कहते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वट अबाउट वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। नाउ पोइट इज आस्किंग एवरीवन, every human being to put on clean clothes, and over here what does it mean from clean clothes, like he want all the human beings to adopt a new approach towards life। ओके, ही वॉन्ट एवरी वन कि अभी आप अलग तरीके से सोचो, वो जो आप पहले से सोचते आ रहे हो कि हमें प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, हमें उसकी लैंड ले लेनी है, हमें उसको मार देना है, वो सारी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। और ये एक जने के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, ये पूरे कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, नॉट इवन फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। तो पोइट यहाँ पे क्लीन क्लोथ से क्या कहते हैं, साफ जीवन जीना चालू करो, नई अप्रोच लेके आओ जिसके अंदर किसी को भी लॉस नहीं हो। ओके, सो वॉर्स एंड एनवायरमेंट डैमेज लेड टू नो लाइफ ऑन अर्थ, ये आपका मीनिंग है, और नो सर्वाइवर से जो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा, क्लीन क्लोथ्स मैंने आपको समझा दिया। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, तो यहाँ पे ब्रदर्स किसको बोला गया है, एनिमी को, जो इन रियलिटी जो एनिमी है जिनसे वॉर हो रही है, बट पोएट उनको एनिमी कह के कंसिडर यहाँ पे नहीं बुला रहा है, रेफर नहीं कर रहा है। पोएट यहाँ पे उनको भी ब्रदर्स कह के रेफर कर रहा है, क्योंकि पोएट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, पूरे विश्व में भाईचारा फैलाना चाहते हैं हमारे भाई पाब्लो भाई, ठीक है। इन द शेड डूइंग नथिंग, एंड यस अगेन ये जो नथिंग वर्ड है ना, इस नथिंग वर्ड को फिर से पोइट क्या कह रहा है, डूइंग नथिंग, दैट मीन्स नॉट हार्मिंग एनी वन, दैट मीन्स अपने फायदे के लिए, अपने भले के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करना है, वो वाली बात नहीं है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो चीज़ नहीं करनी है यहाँ पे पोइट कह रहे हैं। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no trucks with death. This is very important. हर बार पूछते ही हैं लोग, what does the poet mean from total inactivity? What do you mean by no truck with death? तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। पोएट कह रहा है भाई अब ऐसा भी नहीं है कि यार तुम लोग अपने मम्मी पापा से मेरे को गाली पड़वा दो और वो बोले कि देखो पोएट साहब ने बोला था कि नो यू शुड नॉट डू एनीथिंग, साइलेंटली बैठो, स्टिल बैठो, तो बच्चे ने काम करना ही बंद कर दिया है। मम्मी ने बोला है जा बेटा सब्जी लेके आ जा, धनिया लेके आ जा, बच्चा बोलेगा नहीं मम्मी, पाब्लो जी ने बोला है नो ड्रग्स विद डेथ, शांति से मैं तो कमरे में बैठूंगा अपने। पोएट कह रहा है ऐसा मत करना, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप इनएक्टिव हो जाओ। पोएट कभी भी आपको इनएक्टिव होने के लिए नहीं कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि आप साइलेंटली स्टिल होके बैठो, लेकिन फिजिकली मेंटली आपने सोचना है। क्या सोचना है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरी पर्सन, ओके, वेदर दे आर इन योर किन और नॉट। सो वही पोएट यहाँ पे मैसेज देना चाह रहा है, दिस होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, ओके, एंड वी हैव टू इवेंचुअली थिंक अबाउट एवरीवन। सो नाउ ही सेज दैट कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। तो देखो इसका मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख रखा है। इनएक्टिव क्या है? डेथ है। इनएक्टिव का मतलब है डेथ, जो इनएक्टिव हो गया यानी कि वो मर गया। पोएट का मतलब ये है, जो डर गया सो मर गया, ऐसे ही जो इनएक्टिव हो गया वो मर गया। तो पोएट कह रहा है नो ट्रक्स विद डेथ। तो पोएट कहता है भाई मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है डेथ के साथ में, यानी कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इनएक्टिविटी के साथ में। मैं कभी डेथ को एडवोकेट नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा आप इनएक्टिव हो, और अगर आप इनएक्टिव नहीं हुए हो तो आप जिंदा हो।
ठीक है, पोएट भी टाइगर साहब है, टाइगर जिंदा है। जैसे देखो पोएट आज भी तो हम उसको पोएट को पढ़ रहे हैं ना। अगर ये इनएक्टिव होता, आलसी होता और सो गया होता चादर ओढ़ के और ये पोइट्री नहीं लिखता, तो वैसे तो तुम्हारा भला हो जाता है यार, एक चैप्टर एक पोइट्री इतनी डिफिकल्ट बच जाती है सिलेबस में से। बट स्टिल आज इसको हम जानते नहीं, इनको पोएट पाब्लो नेरुदा सर को हम नहीं जान पाते, इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला शायद ये भी नहीं मिल पाता। तो वो इनएक्टिव नहीं थे, वो क्या थे, मेंटली बहुत एक्टिव थे। उन्होंने इतना बड़ा एक थॉट सोचा सब लोगों के लिए। तो पोइट यही कह रहे हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मेरी बात का गलत मायने मत निकाल लेना, जो बोल रहा हूँ वो सीधे से सुनो और इनएक्टिव मत हो जाओ, वरना मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आ जाएगी। और इनएक्टिव नहीं होना है, आपने आपने सिर्फ स्टिल बैठ के सोचना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। एंड लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोएट हैव नो एसोसिएशन विद डेथ। पोएट की कोई फीलिंग्स, कोई भी चीज़ डेथ से एसोसिएट नहीं करते हैं। पोएट को नहीं है डर मौत का, ठीक है। पोएट भाई हमारे बलवान है एकदम। और उनका क्यों नहीं है डेथ से एसोसिएशन, क्योंकि उनके लिए जो आदमी इनएक्टिव है ना, वो है मरा हुआ। और पोएट तो अभी तक इनएक्टिविटी को कहीं पे भी एडवोकेट कर ही नहीं रहे, इसलिए पोएट कह रहे हैं कि मेरा मतलब इनएक्टिविटी से नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, दोबारा से सुन लेना, समझ में नहीं आया तो उसको और पूछ भी सकते हो आप लोग, बट इसका ये मीनिंग है। ऑन मूविंग फर्दर, if we were not so single minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। बहुत सही लाइन है इसमें, कहा गया है पोइट ने कि हम सिंगल माइंडेड हैं, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है भाई, हाँ पैसा कमाना है। कीपिंग आर लाइव्स मूविंग का मतलब यही है, पैसा कमाना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, हम लोग सोचते ही हैं, लोग उसी लिए तो आए हैं जीवन में। बट मेन बात क्या है कि पोइट कह रहे हैं कि पैसा कमाओ, अच्छी बात है भाई, लेकिन कभी कभार दीन दुनिया के बारे में भी सोच लो। तो पोइट वापस से वही बात रिपीट कर रहे हैं कि हम सिंगल माइंडेड हैं, हम लोग अपनी लाइफ को चलाते रहते हैं, यानी कि काम करते रहते हैं, कभी सोचते नहीं हैं, अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने बिजी हैं, दैट वी नेवर इवन गिव अ डैम अबाउट द वर्ल्ड, वी डोंट इवन गिव अ डैम अबाउट द इन्वायरमेंट, वी डोंट इवन गिव अबाउट डैम अबाउट द मैनकाइंड, ठीक है। इसीलिए दुनिया खत्म होती जा रही है। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और कहते हैं ये जो साइलेंस है ना, ये जो चुप्पी, ये जो आप स्टिल बैठोगे और इंट्रोस्पेक्ट करोगे, ये सारी उदासी को ख़त्म कर देगी। जितनी भी सैडनेस है दुनिया में, जितने भी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा कष्ट हैं, सबको कौन ख़त्म कर देगी? आपकी साइलेंस, ओके। और किस चीज़ की दुख दर्द है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। कि ह्यूमन बींग्स के मन में ना हमेशा मौत का डर रहता है, और हमेशा ह्यूमन बींग सोचते हैं कि मरने से पहले मैं ये भी ले लूँ, मैं ये प्रॉपर्टी भी खरीद लूँ, मैं मर्क भी ले लूँ, मैं ऑडी भी ले लूँ, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि भाई एक बार मर गए तो फिर क्या होगा। जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, अब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों का मतलब तो समझ रहे हैं ना। मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? ये जिनको खरीदा जा सके पैसों से, ठीक है। जैसे कि अभी यू पीपल वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी, सो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ है। पर अगर आपको सुख चाहिए तो वो मटेरियलिस्टिक नहीं होगा, वो आपको आएगा आपके कर्मों से, वो आपको आएगा आपके लाइक आपका जो भी स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है, ओके। पीस, हैप्पीनेस, दीज आर नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है। ऐसा पोइट का मानना है। वैसे तो पैसों से मिल जाती हैं खुशियाँ, ऐसा लोग मानते हैं, बट पोइट साहब क्या मानते हैं कि मटेरियलिज्म जो है ना, वो हम लोगों को क्या करती है, डराती है मौत से। हम डरते हैं कि अगर मरने से पहले ये हो गया तो चलो 10 करोड़ की LIC करा लेते हैं, ठीक है। तो पोएट साहब यही कहना चाहते हैं कि जो डेथ का जो डर है वो मन से निकल जाएगा अगर एक बार आपने ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दिया तो। अगर आपने अपनी लाइफ में थोड़ा सा फिलोसफिकली सोचना स्टार्ट कर दिया तो, ओके। दिस इज व्हाट पोएट वांट्स टू सेज ओवर हियर, एंड यू पीपल कैन रीड डाउन even if you have any issues. I think this stanza is also clear. We'll move further. Now the last stanza, the poet says that here he gives the example of earth, और कहता है perhaps the earth can teach us, कि भाई अब तुम धरती से सीखो, नेचर से सीखो, कुदरत से सीखो, क्योंकि नेचर लवर हैं ये भी, है ना। रोमांटिक पोइट है तो इनका भी यही मानना है कि नेचर के पास हर चीज़ का इलाज है। सो perhaps the earth can teach us and when everything seems dead and later proves to be alive। तो पोइट अर्थ का देते हैं कि देखो अर्थ भी ना एक बार शांति से बैठती है, स्टिल होती है। जब विंटर्स आती हैं तो एवरीथिंग सीम्स डेड, एवरीथिंग लाइक फ्रीजेज अप, ओके, एंड इट बिकम्स लाइफलेस, इट सीम्स दैट इट हैज़ नो लाइफ। बट आफ्टर सम टाइम्स द सीजन चेंजेस एंड स्प्रिंग कम्स, ओके, स्प्रिंग अराइव्स, द स्प्रिंग सीजन कम्स, एंड देन उसके बाद वही फूल खिल उठते हैं, बहारें आ जाती हैं, ठीक है।
तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तो वो सब हो जाता है। कहता है अर्थ से सीखो। तुम किससे सीखोगे? अर्थ से, यानी कि नेचर से सीखना पड़ेगा आपको इन चीज़ों को। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव हो गया। नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यूल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट एंडिंग में भी वही लाइन्स बोल रहे हैं, कंक्लूडिंग लाइन्स भी वही हैं जो उनकी बिगनिंग की लाइन्स थी कि ठीक है मैं 12 तक गिनूंगा और अभी आप क्या करेंगे, शांति से बैठेंगे। आई कीप काउंट टू 12 का मतलब फिर से वही है, दैट काउंटिंग 12 months in a year, 12 hours in a day, 12 zodiac signs. Okay, it shows the momentary action of life. ये सब दिखा रहा है। तो कह रहा है एंड आई विल गो बट यू विल कीप क्वाइट। और कीप क्वाइट का मतलब ये नहीं है कि फेविकोल पी के बैठ गए, गोंद पी लिया ना। कीप क्वाइट का मतलब दिमाग तो चलाते रहना है, स्टिल रहना है आपने बिल्कुल। एंड यू हैव टू थिंक अबाउट द ह्यूमैनिटी, अबाउट द मैनकाइंड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, देखो पढ़ो। क्वाइट मीन्स टू काम डाउन आवर सेल्फ एंड मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ पीस एंड हार्मनी। तो क्वाइट का मतलब क्या है? अपने आप को ठंड पाना, काम डाउन करना। भागते मत रहो, ये भी ले लूँ मैं, ठीक है 14 Pro लेना है, ये नहीं सोचना है भी आपने। जो दिला रखा है घर वालों ने, MI दिला दिया तो MI में काम चलाओ, वही अपने लिए सब 14 Pro है, ये सोच के चलो, ठीक है। चलिए, एंड मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ पीस एंड हार्मनी। तो ये पोइट्री हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब आ जाते हैं हम इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है पोइटिक डिवाइसेस। तो मैंने शॉर्ट में समझा भी रखे कौन सा पोइटिक डिवाइस क्या होता है और इस पोइम में कहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें एजोनेंस का यूज़ हुआ है। और एजोनेंस क्या होता है? जब वॉवेल साउंड का रिपीट होता है। अभी वॉवेल जरूरी नहीं है A E I O U ही रिपीट होते रहे, उसका साउंड रिपीट होना चाहिए, इसलिए हम उसको कहते हैं वॉवेल साउंड, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है, नाउ वी विल काउंट, नाउ काउंट, तो ओ की आवाज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, 12। ओके, सो ये जो लाइन है, नाउ वी विल काउंट टू 12, नॉट मूव अ आर्म सो मच, तो इसमें ओ एंड ई का जो साउंड है, ओ एंड ई, ये साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है एंड इसीलिए ये एजोनेंस का एग्जाम्पल है। फाइन। देन द सेकेंड नंबर वी हैव एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगनिंग ऑफ अ सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस। तो देखो एजोनेंस में तो साउंड रिपीट हो रहा था, जैसे नाउ, 12, काउंट, ओके, तो ओ की जहाँ पे साउंड यूज हो रहा था। और एनाफोरा में क्या होगा? पूरा का पूरा जो वर्ड है ना वही रिपीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने बोल्ड करके यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, लिख रखा है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो ये जो वर्ड है ना, लेट्स दोनों अलग अलग एक्सप्रेशंस में, फ्रेजेस में, ये यहाँ पे एनाफोरा का एग्जाम्पल है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एलिट्रेशन है थर्ड नंबर पे। एलिट्रेशन सबसे इजी आप लोगों को आता है, 10th क्लास में आप लोग एलिट्रेशन ही सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? जैसे एनाफोरा में वॉवेल साउंड होता है रिपीट, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, या तो पास पास के वर्ड्स में, ठीक है, जैसे वी विल तो WW। अब तुम लोग तो वर्ड्स देख के पकड़ते हो उसको, मुझे पता है कि W से है तो, बट एक्चुअली ये साउंड से पकड़ना चाहिए इसको, ठीक है, वर्ड्स से नहीं। वी विल, सडन स्ट्रेंजनेस, तो सडन, ठीक है, इस साउंड, हिज हर्ट्स हैंड्स, एंड ये वॉवेल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्सोनेंट है। वॉवेल आप जानते हैं कौन कौन से, तो वॉश विथ, क्लीन क्लोथ्स। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये इस पोइट्री के अंदर जो यूज हुए हैं, ये सारे के सारे एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। यू पीपल कैन रीड डाउन। नाउ अगेन एजोनेंस का एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे को और दे रखा है। जो एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या दे रखा है? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स क्लीन ऑन, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो ये जो यहाँ पे ना, ये पूरा का पूरा हमारे को एजोनेंस का एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, जिसमें ओ वॉवेल का यहाँ पे रिपीटिशन हुआ है। नाउ विल सी सम अदर पोइटिक डिवाइसेस। तो रिपीटिशन एक खुद में अपने आप में होता है, जिसके अंदर हम वापस से रिपीट कर देते हैं, सेम लाइन में सेम चीज़ें रिपीट हो जाए। जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ है ना, देखो, विदाउट रश, विदाउट इंजन, तो विदाउट एक रिपीटिशन हो गया। एंड देन वी हैव इंजम्पमेंट। इंजम्पमेंट क्या होता है? जब इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, एक सेंटेंस अगली लाइन में वापस से कंटिन्यूसली रिपीट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंजम्पमेंट। जैसे यहाँ पे देखो लिख रखा है ना, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो ये देखो वी विल, ठीक है, पूरा का पूरा वापस से रिपीट हो गया। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हो गया, वापस से देखो वही चीज आ गई, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अराउंड सो मच। तो ये जो वर्ड्स है ना यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ये पूरी की पूरी लाइन रिपीट हो रही है, पूरा फ्रेज रिपीट हो रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस में कंटिन्यूएशन के अंदर जा रहा है वो। ओके, सो दिस इज व्हाट इंजम्पमेंट इज।
एंड एट द एंड वी हैव सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म के अंदर हम क्या करते हैं, किसी वर्ड्स को सिंबलाइज करते हैं, उसका मीनिंग देते हैं. जैसे कि यहाँ पे ब्रदर्स को क्या बता रखा है पूरे चैप्टर में, मैनकाइंड, जो मैंने आपको समझाया भी कि ब्रदर का मतलब ये नहीं है कि अपना छोटा भाई चिंटू, उसकी बात नहीं हो रही है. ब्रदर का मतलब यहाँ पे क्या है, पूरे मैनकाइंड की. देन ग्रीन वॉश से मैंने आपको मतलब बताया डिफॉरेस्टेशन से है. वॉश विद गैस से मैंने आपको मतलब बताया पोल्यूशन से है, जो कि पोल्यूशन हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है. क्लीन क्लोथ्स का मैंने आपको बताया न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. एंड देन शेड, इट सिंबलाइजेस द प्रोटेक्शन, वॉकिंग इन अ शेड इन अ प्रोटेक्टेड एरिया विद आवर ब्रदर्स, जो लाइन थी. तो ये यहाँ पे सिंबल्स की तरह पोइट ने यूज़ करें. एंड आई थिंक ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बिल्कुल पोइट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हैं. एंड दिस वॉज अ रिविजन वीडियो. एंड वेरी सून आई विल बी कमिंग अप with other like things also, other topics also. I think I've made my idea clear. Thank you so much everyone, and don't forget to share this video with your friends. Thank you.